चलिए, तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चन देखेंगे जीके के, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख भाई, तो जो भी बच्चा यूट्यूब पे जुड़ता है भाई सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए, तो जिन बच्चों को ऑफलाइन के एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। ऐप के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, प्ले स्टोर पे सैनिक स्कूल गुरु की मिलेगी। पहला क्वेश्चन लगाते हैं अपने स्क्रीन पे, ये देखिए, कह रहा है कि पानी में फ्लोट यानी तैरने के लिए नारियल के फल में कौन सी विशेषता होती है। यानी जो नारियल होता है ना वो पानी में कैसे तैरता है उससे आप पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जब भी यूट्यूब पे देखेंगे तो इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं और लास्ट में आप देख लेना कि आपका कितना सही है। चलिए, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक रेशेदार बाहरी आवरण, एक स्पंजी हिस्सा, हुक की उपस्थिति, रीढ़ की उपस्थिति। तो जो नारियल होता है मेरे भाई, जो नारियल होता है उसका जो आकार होता है ना मेरे भाई, वो नाव की तरह होता है। कैसा होता है? नाव की तरह। तो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है ना वो पानी में रहता है और अंदर से वो खोखला होता है, तो उसके बाहरी आवरण के कारण वो पानी में तैरता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो छुआछूत से नहीं फैलता है। चलिए, इसके टाइम स्टार्ट करता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। चेचक, बेरी, सर्दी जुकाम और खसरा। तो देखिए, इसमें जो है आपका चेचक जो है ये आपका छुआछूत का रोग है, यानी जब आप एक दूसरे में टच करेंगे तो ये आपको चेचक संभावना है होने की। सर्दी जुकाम भी आता है उसी कैटेगरी में, सर्दी जुकाम जो आता है उसी कैटेगरी में आता है, खसरा भी उसी में आता है। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई बेरी। कौन सा हो जाएगा? बेरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेबीज का जो वायरस होता है ना किसके द्वारा फैलता है? तिलचट्टे, मुर्गी, कुत्ते और खरगोश। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरे भाई ये रेबीज जो वायरस है ये किससे फैलता है? कुत्तों से। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कुत्तों से ये फैलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? बताइए। रासायनिक परिवर्तन। तो ये ऑप्शन बी जो होगा ना मेरे भाई इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना जो है ये कौन सी परिवर्तन है? केमिकल चेंजेस। ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाना को कहा जाता है तूफान, बाढ़, मिट्टी का क्षरण या वनों की कटाई। तो इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पानी या हवा की कटाई से, जो पानी जब बहता है ना, जब खेत में पानी जब बहेगा तो आपकी मिट्टी दूसरे के खेत में जाएगी, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। उसी तरह जब हवा बहेगा ना तो हवा से भी मिट्टी एक दूसरे से उड़ के दूसरे जगह जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऊपरी सतह जो मिट्टी का होता है ना वो एक दूसरे से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो यही कह रहा है कि पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाने को कहते हैं मिट्टी का क्षरण। क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षरण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि व्हेल और डॉल्फिन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? व्हेल और डॉल्फिन ये मछलियां हैं कि सरीसृप हैं कि स्तनधारी हैं कि उभयचर हैं? तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप इसको सही करते हैं या गलत करते हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन ये 2 ऐसी मछलियां हैं जिन्हें स्तनधारी के कैटेगरी में डाला गया है। किसके कैटेगरी में डाला गया है? स्तनधारी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का काम इस प्रणाली द्वारा, किस प्रणाली द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो प्रजनन, संचार, श्वसन और तंत्रिका। चलिए, तो इसका देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना भाई ऑप्शन में। चलिए, बता भाई इसका आंसर क्या आएगा? तंत्रिका। यानी जो आपकी शरीर की जो आंतरिक अंगों का नियंत्रण करती है वो किसके द्वारा होती है? तंत्रिका, यानी नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी जो होगा मेरे भाई इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है, ठीक है, यदि उसका दिल उसके निम्न किस
अंग को पर्याप्त रक्त नहीं भेजता है, यानी आदमी बेहोश कब होगा? जब उसका दिल किस अंग को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचाएगा तो वो आदमी बेहोश हो जाएगा। पैर को या लीवर को, किडनी को, मस्तिष्क को? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी। मस्तिष्क में जब आपका खून की सप्लाई अगर रुक जाएगी ना तो फिर आप बेहोश हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तैरती वस्तु पर पानी के ऊपर दबाव को क्या कहते हैं? जब कभी आप किसी भी वस्तु को पानी में अगर फेंक दोगे तो उसका वजन कम हो जाएगा। वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस पर एक दाब लगती है। क्या लगती है? बल लगता है। उसी दाब को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं? उछाल बल कहते हैं, आयतन कहते हैं, घनत्व कहते हैं या दबाव कहते हैं? तो मेरे भाई इसको कहते हैं उछाल बल। क्या बोलते हैं? उछाल बल। ठीक है, इसका एक और नाम है उत्क्षेप। क्या नाम है? उत्क्षेप। उत्क्षेप बल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1975 में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? चलिए तो ऑप्शन ए सुनिए, स्पुतनिक 1, दूसरा दिया हुआ है आर्यभट्ट, तीसरा दिया हुआ है चरक और चौथा दिया हुआ है इनसेट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई बताओ? आर्यभट्ट जो था ना वो पहला कृत्रिम भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह था। आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया था मालूम है आपको? 19 अप्रैल। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। और इसका जो वजन था ना वो 360 किलोग्राम था। कितना था? 360 किलोग्राम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी आर्यभट्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहे हैं कि जो लोग भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें बुलाया जाता है। जो लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाएगा? भूविज्ञानिक, भूकंप विज्ञानी, ठीक है, खगोलविद और ज्योतिषी। चलिए बता भाई। तो जो लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, पहले जिस विज्ञान में जो विज्ञान की शाखा होगी उसका नाम होगा भूकंप विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? भूकंप। कौन सा हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। ठीक है, ये एक शाखा है जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। और जो वैज्ञानिक इसके अंदर अध्ययन करते हैं उसे बोलेंगे भूकंप विज्ञानी। क्या बोलेंगे? भूकंप विज्ञानी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो वातावरण के लिए होता है, जिससे हमारे धरती पे जो वातावरण है वो थोड़ा गर्म रहे। ठीक है, ये ग्रीन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं होती है। तो पहले ये सुन लो कि कौन सी होती है। तो सबसे जो पहली जो गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। क्या होती है? N2O। दूसरी जो होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तीसरी जो होगी CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन। चौथी जो होगी वो होगी मीथेन यानी CH4 मीथेन। ठीक है, H2O यानी जल वाष्प। और एक लास्ट होता है ओजोन यानी O3। तो ये जो होते हैं ना, ये ग्रीन हाउस गैस में ये गैसें होती हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने नाम ले लिया, बात समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, मीथेन गैस होती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना ये इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है कि पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसको क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का नमूना होता है ना, ग्लोब देखिए, ग्लोब जैसे घुमाते हैं देखते हैं उस पर देश की जो नामें लिखी रहती है ग्लोब, तो वो पृथ्वी का एक नमूना है। पृथ्वी का क्या है? एक नमूना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 कह रहा है कि बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि पहाड़ जो होते हैं ना वहां पे खेती नहीं की जाती है, कम की जाती है। क्यों की जाती है? यही कारण पूछ रहा है। इसके दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो। पहला कारण ये होता है कि वहां पे जो मिट्टी की परतें होती है ना वो बहुत कम होती है। जहां मिट्टी होगा तहीं तो आप खेती करेंगे ना। पहाड़ पे खेती, चट्टान पे तो खेती करोगे नहीं। तो वहां पे मिट्टी की परत क्या होती है? कम होती है। और दूसरी समस्या जो होती है वो होती है पानी की। किसकी होती है? पानी की।
तो इसलिए मैदानी क्षेत्र में खेती अच्छे से की जाती है। मैदानी क्षेत्र पूरा मिट्टी का होता है। किसका होता है? पूरे मिट्टी का। तो आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती, क्या कारण है? तो कम आबादी के कारण। इससे कोई मतलब नहीं है, आबादी से कोई मतलब नहीं है कि वहां पे आबादी कम है कि ज्यादा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है भूमि की कमी, भूमि की भी कमी नहीं है वहां पे। मिट्टी का पतला आवरण, ये इसका होगा, मिट्टी का पतला आवरण, यानी वहां पे जो मिट्टी का लेयर होगा ना वो बहुत कम होगा, ये एक समस्या है। और दूसरा दे रहा है अयोग्य जलवायु। अयोग्य मतलब कि वहां की जलवायु उस लायक नहीं है कि वहां पे आप खेती कर पाए, ऐसा तो है नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है किसी भी जगह पे आप खड़े हो जाओ और वहां के समय पे देख लो कि टाइम क्या हो रहा है। कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ और टाइम देखो, और जिस टाइम पे आप जिस स्थान पे खड़े हो तो वहां पे स्थिति को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो उसको कहते हैं मेरे भाई मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। समझ में आ रहा है? जैसे भारत में अभी हो तो यहाँ के अभी के टाइम के हिसाब से कितना बज रहा है? मान लो 10 बज रहा है, रात हो गया होगा ना, तो 10 बज गया, तो यहाँ के स्थिति से यहाँ का मौसम कैसा है? ठीक है, मौसम ठंडा है, गर्म है, बरसात हो रही है, क्या हो रही है? उसी तरह आप दूसरे स्थान पे खड़े हो जाओ, वहाँ के समय के अनुसार वो जो वातावरण वहाँ का होगा उसको क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। तो लंबाई से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, जलवायु से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? मौसम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मध्य अफ्रीका का राज्य मार्ग जो है इनमें से किसका दूसरा भाग है? तो इसका दूसरा जो भाग है वो है कांगो नदी का। किसका है? कांगो नदी का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए देख मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 90 डेसिबल से अधिक की आवाज आपको क्या करेगी? अस्थमा का शिकार बनाएगी, या पाचन समस्या हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी, बहरापन हो जाएगा? तो जो हम लोग की सुनने की जो डेसिबल्स होते हैं वो होती है 0 डेसिबल से लेके 0 डेसिबल से लेके कहाँ से? 0 डेसिबल से लेके 85 डेसिबल तक। कहाँ तक? 85 डेसिबल तक। ये एक रेंज होता है जो सामान्य मानव इसको सुनेगा, आवाज को, डेसिबल को, समझ रहे हो? इससे अगर ऊपर 90 से अगर ऊपर आप सुनते हो तो आप बहरापन का शिकार हो जाओगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जो नॉर्मल रेंज मैंने लिख दिया ना 0 डेसिबल से लेके 85 डेसिबल, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, तानसेन, कालिदास, सैयद अहमद खान। क्या लग रहा है इसका आंसर? अहमद खान। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना मेरे भाई, वो सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया डिवाइड एंड रूल का। देखिए अंग्रेजी सरकार ने विभाजित और शासन करने की नीति डिवाइड एंड रूल का प्रयोग किस लिए किया गया था? ठीक है, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, समाज सुधारने के लिए, या राष्ट्रवाद को दबाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। किसका होगा? राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? असहयोग होता है, सिविल असहमति होती है, या बहिष्कार होता है, या पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण स्वराज का मतलब होगा ना मेरे भाई, पूर्ण स्वतंत्रता। क्या हो जाएगी? पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक चला था गांधी जी के द्वारा, जिसमें यह किया जाता था कि अंग्रेजों को असहयोग करना था, यानी वो कोई भी काम करते कहने के लिए करते या उसमें असहयोग आपको करना था, उसका सहयोग नहीं करना था। ठीक है, तो ये एक आंदोलन थी। लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था? पूर्णतः स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। 552 सदस्य होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लीग ऑफ नेशन का गठन इनमें से किसे रोकने के लिए किया गया था? तो लीग ऑफ नेशन जो है ये विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, शांति के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे ये आ गया। निम्न में से किसे दुनिया का छोटा बना दिया? दुनिया को छोटा बना दिया। ठीक है, आप दुनिया को छोटे का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुरंत पहुंच जाओगे। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो बड़ी कब होगी? जब आपको जाने में समय लगेगा, और जब आप तुरंत चले जाओगे तो छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन दिया था कि दुनिया को छोटा कौन बना दिया? तो भैया पहिए, जो पहिए हैं, ये पहिए तो एक साधन है ना मेरे भाई, पहिया जैसे साइकिल का पहिया है, तो ये भी दुनिया का छोटा बना देगा। लेकिन स्टीम भाप यानी इंजन की बात कर रहा है। परिवहन के उन्नत साधन और कारें, तो देखो परिवहन के उन्नत साधन, ठीक है, परिवहन के उन्नत साधन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो साधनें हैं वो इस पूरे पृथ्वी को क्या बना दी? छोटा बना दी। इस दुनिया को क्या बना दी? छोटा बना दी। तो इसका सही जो टाइटल होगा, ठीक है, इसको टाइटल में बोलता हूं। क्या बोलता हूं? टाइटल। जैसे कभी गद्यांश पढ़ते हो तो उस पे देता है ना कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। ऐसा शीर्षक बताओ जो सारी बातें उसमें आ जाएं, सारी बातें आ जाएं। तो परिवहन के उन्नत साधन, परिवहन के उन्नत साधन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कारें भी इसमें आ जाएंगी, पहिए भी आ जाएंगे, साइकिल भी आ जाएगा, सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो परिवहन के उन्नत साधन के द्वारा दुनिया क्या हो गई? छोटी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का आ रहा है, इंटरनेट किस प्रकार की जानकारी का स्रोत है? यानी इंटरनेट पे आप क्या क्या देख सकते हैं? तो ये कह रहा है कि वृत्त चित्र, ईमेल केवल कर सकते हो, किसी भी विषय का या कुछ विषय का। कुछ विषय से मतलब है कि थोड़ा विषय, थोड़ा विषय, और किसी भी विषय से मतलब है कि सारी बातें, सारी बातें। ईमेल से मतलब है सिर्फ ईमेल, और वृत्त चित्र से मतलब है सिर्फ वृत्त चित्र। तो इंटरनेट पे किस तरह की जानकारियां आपको मिलती हैं? सारी बातें मिलती हैं। किसी भी चीज की जानकारी आपको चाहिए तो इंटरनेट के माध्यम से निकल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी विषय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए, तो आप 25 में आप देख लेना भैया कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।